आज का लेख भारत और नेपाल के बीच बलेन शाह के नेतृत्व में शुरू होने वाले एक नए कूटनीतिक अध्याय का विश्लेषण करता है। युवा और राष्ट्रवादी नेता के रूप में शाह का उदय पुरानी राजनीतिक परंपराओं को चुनौती देता है, जिससे दोनों देशों के बीच पारंपरिक संबंधों में बदलाव की संभावना है। यद्यपि दोनों राष्ट्र सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन सीमा विवाद और व्यापारिक बाधाओं जैसे पुराने मुद्दों ने उनके रिश्तों में तनाव पैदा किया है। लेख सुझाव देता है कि भारत को इस नई पीढ़ी के नेतृत्व की प्राथमिकताओं को समझते हुए जल विद्युत और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में नई दिल्ली के लिए ये आवश्यक है कि वो सकारात्मक संवाद स्थापित करे, ताकि क्षेत्र में स्थिरता और आपसी विश्वास को मजबूती मिल सके। भारत को अपनी पड़ोसी प्रथम नीति को प्राथमिकता देते हुए नेपाल की तात्कालिक आर्थिक चुनौतियों में सक्रिय रूप से सहायता करनी चाहिए। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। नमस्कार। तो भारत और नेपाल के रिश्तों में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया है और इसकी वजह है काठमांडू में हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव। तो चलिए समझते हैं कि ये नया चैप्टर आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि जब लीडरशिप में एक पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाती है, तो क्या पुराने समीकरण, पुरानी दोस्ती दुश्मनी वो सब भी बदल जाती हैं? यही वो सवाल है जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री और भारत के साथ उसके भविष्य के रिश्ते की दिशा तय करेगा। तो देखिए, आज हम 5 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। काठमांडू में क्या बदला है, वहां से लेकर भारत को अब आगे क्या करना चाहिए वहां तक। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। नेपाल में पॉलिटिक्स में एक नई सुबह आई है, एक नया दौर शुरू हुआ है और इस नए दौर का चेहरा है नए प्रधानमंत्री बालेन शाह। हाँ, सही सुना, सिर्फ 35 साल के हैं वो। उनकी उम्र ही अपने आप में इस बदलाव का सबसे बड़ा सिंबल है। ये साफ दिखाता है कि देश की कमान अब एक बिल्कुल नई जनरेशन के हाथ में आ गई है। लेकिन देखिए, ये बदलाव सिर्फ उम्र का नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बालेन शाह नेपाल के पहले मधेसी प्रधानमंत्री हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो दशकों से चले आ रहे ब्राह्मण क्षेत्रीय पहाड़ी एलीट के दबदबे को तोड़ रहे हैं। और जानते हैं उनको सपोर्ट किसका है? देश की जेनजी का। एक और दिलचस्प बात, कई दूसरे नेपाली नेताओं की तरह उन्होंने भी पढ़ाई भारत में ही की है। लेकिन इस बात से ये मान लेना बहुत बड़ी गलती होगी कि उनका रास्ता पहले से तय है, या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या करेंगे। तो अब जरा दूसरे हिस्से पर आते हैं और भारत नेपाल के रिश्ते के इतिहास को समझते हैं। ये रिश्ता बहुत पुराना तो है, पर उतना ही पेचीदा भी रहा है। देखिए, पारंपरिक तौर पर देखें तो भारत और नेपाल कई धागों से जुड़े हैं। रोटी बेटी का रिश्ता है, कल्चर एक जैसा है, बॉर्डर खुले हैं और हाँ, पॉलिटिक्स भी आपस में जुड़ी हुई है। व्यापार और खासकर हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट ने तो दशकों से दोनों को एक दूसरे पर निर्भर बनाया है। लेकिन हाल के कुछ सालों में इस दोस्ती में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे नेपाल के नए संविधान को लेकर दोनों देशों में सहमति नहीं बन पाई। फिर बॉर्डर पर जो लंबी नाकाबंदी हुई, उसने रिश्तों में जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया। और कुछ जमीनी विवाद तो खैर चल ही रहे हैं। और दोस्ती और दरार की इसी मिलीजुली कहानी के बीच अब एंट्री होती है एक नए, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल लीडर की। और यहीं पर बालेन शाह फैक्टर बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए समझते हैं कि आखिर क्या चीज उन्हें एक वाइल्ड कार्ड बनाती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि शाह के ऊपर जो पुरानी पार्टियां थीं, जैसे कांग्रेस, कम्युनिस्ट या माओवादी, उनकी फॉरेन पॉलिसी का कोई बोझ नहीं है। उनकी सरकार की विदेश नीति क्या होगी, ये तो अभी बन ही रही है। एक तरह से वो एक क्लीन स्लेट हैं। जब वो काठमांडू के मेयर थे तो उन्होंने ग्रेटर नेपाल का नक्शा इस्तेमाल किया था। अब ये वो नक्शा है जिसमें भारत के कुछ मौजूदा इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया जाता है। और जाहिर है, इस बात ने नई दिल्ली में चिंता तो पैदा की ही थी। तो ये एक इशारा है कि शाह की फॉरेन पॉलिसी शायद ज्यादा मुखर, ज्यादा राष्ट्रवादी हो सकती है और भारत को इसे बहुत सावधानी से हैंडल करना होगा। वो जाने ही जाते हैं अपनी मुखर राष्ट्रवादिता के लिए और इस बात के लिए कि वो विदेशी ताकतों, जिसमें भारत भी शामिल है, उसके आधिपत्य या दबदबे को सीधे सीधे खारिज करते हैं। तो अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि मौजूदा हालात में नेपाल के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और भारत के लिए क्या मौके हैं।
जरा नेपाल की इकोनॉमी की चुनौतियों को देखिए। ये बहुत ज्यादा निर्भर है रेमिटेंस पर, मतलब वो पैसा जो बाहर काम करने वाले नेपाली नागरिक घर भेजते हैं। सोचिए, लगभग 14% आबादी विदेश में काम करती है। इसके अलावा टूरिज्म और हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट भी बहुत जरूरी हैं। और इसी निर्भरता की वजह से ना नेपाल आज कुछ बहुत ही अर्जेंट जरूरतों का सामना कर रहा है। जैसे वेस्ट एशिया में जो टेंशन चल रही है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं। नतीजा, नेपाल के लिए फ्यूल और फर्टिलाइजर यानी खाद इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है और इसका सीधा असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। लेकिन यहीं पर नेपाल की ये ज़रूरतें भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन जाती हैं। देखिए, नेपाल की कुछ पुरानी मांगें हैं जो लंबे समय से अटकी हुई हैं, जैसे अपने नए एयरपोर्ट्स के लिए ओवरफ्लाइट की परमिशन, बिजली खरीदने पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील और पुरानी फ्रेंडशिप ट्रीटी को अपडेट करना। अगर भारत इन पर कदम बढ़ाता है तो वो न सिर्फ भरोसा दोबारा जीत सकता है, बल्कि अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को एक्शन में भी दिखा सकता है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए। तो देखिए, एक्सपर्ट्स के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए 3 बड़े कदम हो सकते हैं। पहला, भारत को नेपाल की जो फौरी ज़रूरतें हैं जैसे फ्यूल और खाद, उसमें उसकी पूरी मदद करनी चाहिए। दूसरा, जो उसकी पुरानी मांगें हैं जैसे ओवरफ्लाइट, बिजली और ट्रीटी वाली, उन पर पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, प्रधानमंत्री शाह को फौरन दिल्ली आने का न्योता भेजना चाहिए। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है पुरानी गलतियों को न दोहराना। याद है, पिछले प्रधानमंत्री को दिल्ली से इनविटेशन मिलने में देर हो गई थी और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपना पहला दौरा बीजिंग का कर लिया था। इस बार ऐसी सिचुएशन से बचना ही होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत और नेपाल की लीडरशिप की ये नई पीढ़ी पुराने तनाव और शिकायतों को पीछे छोड़कर एक सच्ची मॉडर्न पार्टनरशिप बना पाएगी, या फिर वही पुरानी दिक्कतें फिर से सामने आ खड़ी होंगी? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।